कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काले कानून थे कृषि विरोधी, उनको वापस लेने की घोषणा की थी, जिसके तहत आज संसद में उसको लेकर बिल पेश किया गया था केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा, जिस पर बिना किसी चर्चा के उन बिलों को वापस लेने पर मोहर लग गई और वो बिल की जो फाइल है वो राष्ट्रपति को भेज दी गई है। तो अब दोस्तों बात यह है कि उन पर विपक्ष ने चर्चा के लिए समय मांगा था कि क्यों आखिर ये बिल पहले बिना चर्चा के जब पास किए गए थे, तो अब बिना चर्चा के वापस क्यों लिए जा रहे हैं, इन पर बात की जाए। तो राहुल गांधी का कहना है कि हम केवल ये चर्चा करना चाहते थे कि जो 700 किसान इस दौरान शहीद हुए हैं, जो इन कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, यह जो इतना नुकसान किसानों ने झेला है उसका जिम्मेदार कौन है, ये इस प्रकार की चर्चा करने का हमारा विषय था। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों से सरकार भागती हुई नजर आई और आनन फानन में सभी बिलों को पास करके, यानी उनको वापस लेने का जो प्रस्ताव था उसको पास करके और राष्ट्रपति के पास फाइल भेज दी। तो राहुल गांधी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, पहले वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने कहा है कि ये 3 कानून किसानों और मजदूरों पर आक्रमण थे। किसानों और मजदूरों की कठिनाइयों की लिस्ट लंबी है, जो एमएसपी और कर्ज माफी तक ही सीमित नहीं है। वे अभी भी मांग कर रहे हैं कि हम उनका समर्थन करते हैं। आपने कहा प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि उनकी गलती के कारण 700 लोग मारे गए, उनकी गलती से आंदोलन हुआ। अगर उन्होंने गलती मानी है तो नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी, ये कहना है राहुल गांधी का। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से संसद में बिना किसी चर्चा के कानून रद्द किए गए, ये दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। सरकार जानती है कि उसने गलत काम किया है। 700 किसानों की मृत्यु और कानूनों को लागू करने के पीछे किस शक्ति का हाथ था, इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन सरकार ने होने नहीं दी। यानी सरकार पूरे इस मसले से भागती हुई नजर आई और जल्दबाजी में उन्होंने इन प्रस्तावों को, इन कानूनों को रद्द करना ही उचित समझा, ये कहना है राहुल गांधी का। अब राकेश टिकैत का जो इस पर बयान आया है, जो ये आज मामला संसद में हुआ है, उसके ऊपर राकेश टिकैत का कहना है कि कृषि कानून वापस हो चुके हैं, लेकिन अब एमएसपी और किसानों की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। हम 4 दिसंबर को एक बैठक करेंगे और उसमें आंदोलन की दिशा तय की जाएगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यानी अभी उन्होंने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की कि हम इस आंदोलन को खत्म कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी एमएसपी सहित जो और किसानों की समस्या है इससे अलग, उन पर भी हम बैठक करके चर्चा करेंगे उस पर कि आगे का क्या रास्ता है, किस प्रकार से आंदोलन खत्म किया जाए या आंदोलन को अभी जारी रखा जाए जब तक वो मांगे पूरी ना हो, ये कहना है राकेश टिकैत का। और अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि किसान जिस एमएसपी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई जारी रखने का एक उनका आगे का इरादा है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। दोस्तों, एमएसपी की बात होती है कि किसान एमएसपी मांग रहा है। आपको बता दें थोड़ा सा एमएसपी के बारे में। दोस्तों, एमएसपी की जो घोषणा सबसे पहले 1966-67 यानी सन 1966 और 67 जो का मतदान था, उन सनों के बीच में गेहूं के लिए की गई थी। बाद में दूसरी फसलों को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी का दायरा बढ़ाया गया, यानी और फसलें भी बाद में जोड़ दी गई। जो अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो टोटल 23 फसलें ऐसी हैं जिनको एमएसपी के दायरे में लिया गया है। वो बात अलग है कि एमएसपी अभी भी किसी फसल का पूरी तरह से नहीं मिल रहा, जिसमें 7 अनाज, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ, 5 तरह की दालें, चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर यानी मसरी, 7 फसलें तिलहन की हैं, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और नाइजर सिद्ध, और 4 व्यावसायिक फसलें यानी गन्ना, कपास, खोपरा और कच्चा जूट शामिल है। एमएसपी के आधार पर ही केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियां फसलों की खरीद करती हैं, ये तय किया गया था। अब आपको बता देते हैं दोस्तों कि एमएसपी कैसे तय की जाती है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ा कार्यालय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CSCP एमएसपी तय करती है। यह आयोग जनवरी 1965 में बना था। आयोग खेती की लागत के आधार पर फसलों की न्यूनतम कीमत तय करने का सुझाव सरकार को देता है।
सरकार इन सुझावों पर अध्ययन करने के बाद एमएसपी पर फैसला करती है। हर साल खरीफ और रबी सीजन के लिए एमएसपी तय किया जाता है। इसके बाद सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर फसलों को खरीदती हैं। और दोस्तों, गन्ने में यह नियम पहले से ही लागू है। कानूनी तौर पर चीनी मिलों के लिए यह जरूरी है कि वे किसानों के गन्ने के लिए केंद्र के उचित और लाभकारी मूल्य भुगतान करें। कुछ राज्य सरकारें तथा कथित सुझाए गए मूल्यों से भी अधिक भुगतान करती हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर कानूनी रूप से गारंटी वाले मूल्य का भुगतान किया जाता है। लेकिन ये जो सब बातें हैं ये सिर्फ कागजी तौर पर हैं। इनका अगर ज़मीनी हकीकत से कोई लेना देना होता तो किसान आप सबके सामने है कि आंदोलन न कर रहे होते और उनकी इस प्रकार की मांगे ना होती। क्योंकि दोस्तों, जिन राज्यों में मंडियां हैं वहां पर ही एमएसपी पर खरीद होती है केवल, और जिन राज्यों में मंडियां नहीं है वे ऐसे ही अपनी फसलों को दलालों के हाथों बेचते हैं, जिसमें उनको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता है, झेलना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, अभी जीरी की फसल कटी है जिसका रेट हरियाणा में 1960 रुपये सरकारी खरीद थी, और जो बाहरी किसान हैं उन्होंने अपनी जीरी दलालों के जो हाथों में बेची है वो 1500, 1600, 1700 रुपये के हिसाब से बेची है। तो इस प्रकार से हर जगह हर किसान को पूरी तरह से एमएसपी नहीं मिल रही, और ये सरकार का ही आंकड़ा है कि केवल 6% किसान ऐसे हैं जिनकी फसलों की खरीद एमएसपी पर होती है। बाकी 94% किसान अभी भी ऐसे ही अपनी फसलों को कम दामों पर या जैसा किसी का दिल करता है वैसे दामों पर उनकी फसलों को खरीदा जाता है। तो इसलिए किसानों की ये जो एमएसपी वाली मांग है ये बिल्कुल पूरी तरह से जायज़ है। कोई भी इसको गलत साबित नहीं कर सकता। हालांकि इसमें सरकार इसको लागू करने से क्यों बचती है, एक पॉइंट ये है कि सरकार सोचती है कि अगर किसानों को हर एक फसल जो आज भारत में जिसकी भरपूर मात्रा में उपज है उसकी अगर एमएसपी दे दी जाए तो किसान उन फसलों को उगाना छोड़ देगा, उन फसलों को लगाना छोड़ देगा जिनकी ज़रूरत भारत में ज़्यादा है और भारत में उनकी उपज कम है, उनको किसान लगाना छोड़ देगा। इस डर से सरकार एमएसपी को लागू नहीं करती पूरी तरह से। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि सभी किसानों को जो जिस प्रकार की फसल उगाता है उसको उसका हक पूरी तरह से मिलेगा, तो वो किसी भी फसल को प्रोत्साहित होकर उगाएगा। उसकी उपज और ज़्यादा होगी अगर किसान को उसकी फसल का पूरा दाम मिलेगा जो उसकी लागत है। तो इस प्रकार से एमएसपी का ये जो पूरा एक मामला चल रहा है ये है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।